हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के जरिए हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपको किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो की ओर चलते हैं और अपनी पहली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हमारी पहली स्लाइड में श्वसन तंत्र के सभी अंगों को दिखाया गया है। श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग देखिएगा कौन कौन से हैं दोस्तों। तो पहले नंबर पे आपका आता है नोजल कैविटी, यानी हिंदी में बोलते हैं नासा गुहा। तो श्वसन तंत्र का पहला अंग है नोजल कैविटी यानी नासा गुहा। यहाँ से वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। और दूसरे नंबर पे आपका होता है दोस्तों, श्वसन तंत्र का दूसरा अंग जो हो जाता है वो होता है फेरिंग्स। कौन सा होता है दोस्तों? फेरिंग्स। हिंदी में बोलते हैं इसे ग्रसनी। तो पहले नंबर पे आता है नासा गुहा यानी नोजल कैविटी, और दूसरे नंबर पे आता है फेरिंग्स यानी ग्रसनी। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों लैरिंग्स। लैरिंग्स यानी स्वर तंत्र, हिंदी में स्वर तंत्र। तीसरे नंबर पे आ जाता है लैरिंग्स। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है दोस्तों ट्रैकिया। ट्रैकिया यानी हिंदी में बोलते हैं इसे श्वास नली, या फिर इसी ट्रैकिया को विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। तो पहला भाग कौन सा है दोस्तों? नोजल कैविटी यानी नासा गुहा। दूसरा भाग कौन सा है दोस्तों? दूसरा अंग कौन सा है? तो फेरिंग्स, फेरिंग्स यानी ग्रसनी। और तीसरा अंग कौन सा है दोस्तों? लैरिंग्स यानी स्वर तंत्र। और चौथे नंबर पे आता है आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया यानी विंड पाइप, या फिर इसी को बोलते हैं श्वास नली। और पांचवें नंबर पे आता है दोस्तों ब्रोंकाई। क्या आता है दोस्तों? ब्रोंकाई। पांचवें नंबर पे आता है ब्रोंकाई। उसके बाद छठवें नंबर पे आता है ब्रोंकियोलिस। क्या आता है दोस्तों? ब्रोंकियोलिस। छठवें नंबर पे ब्रोंकियोलिस। उसके बाद सातवें नंबर पे आता है एल्वियोली। सातवें नंबर पे आ जाएगा एल्वियोली। ये आपका ब्रोंकियोलिस और एल्वियोली तथा ब्रोंकाई, ये सब लंग्स के अंदर उपस्थित होते हैं। तो हमने श्वसन तंत्र के सभी महत्वपूर्ण अंगों के बारे में देखा दोस्तों। पहले नंबर पे क्या आता है? नोजल कैविटी यानी नासा गुहा। दूसरे नंबर पे क्या आता है दोस्तों? फेरिंग्स यानी ग्रसनी। तीसरे नंबर पे क्या आता है दोस्तों? तो बताएंगे लैरिंग्स यानी स्वर तंत्र। और चौथे नंबर पे आता है ट्रैकिया, ट्रैकिया यानी विंड पाइप या फिर श्वास नली। ये आ जाता है आपका चौथे नंबर पर। पांचवें नंबर पे आता है दोस्तों ब्रोंकाई। ब्रोंकाई पांचवें नंबर पे आ जाता है। और छठवें नंबर पे आ जाता है दोस्तों ब्रोंकियोलिस, तथा सातवें नंबर पे आ जाता है एल्वियोली। तो ये ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलिस तथा एल्वियोली, ये सब लंग्स के अंदर उपस्थित होते हैं। तो ये हमारे मुख्य श्वसन तंत्र के मुख्य अंग हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पे आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ब्रीदिंग की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? ब्रीदिंग की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन ए है कोशिका के अंदर, ऑप्शन बी है कोशिका के बाहर, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऑप्शन डी है जीव द्रव्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोशिका के बाहर। ब्रीदिंग की प्रक्रिया जो होती है ये कोशिका के बाहर होती है। ब्रीदिंग प्रक्रिया कहाँ होती है दोस्तों? तो बताएंगे कोशिका के बाहर। उसका दूसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों। दूसरा प्रश्न क्या है? अगर यहीं पे दोस्तों पूछा होता रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तब आपका आंसर हो जाता कोशिका के अंदर। यानी ब्रीदिंग जो प्रक्रिया होती है ये कोशिका के बाहर होती है। ब्रीदिंग किसे कहते हैं? तो जो सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर छोड़ना। जैसे हम गैसों को, जैसे O2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, गैसों को अंदर लेते हैं फिर गैसों को बाहर छोड़ते हैं, यही प्रक्रिया ब्रीदिंग कहलाती है। सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर छोड़ना ब्रीदिंग प्रक्रिया कहलाती है। इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। जबकि रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन ये कोशिका के अंदर होता है, कोशिका के अंदर होता है, और इसमें एनर्जी का निर्माण होता है। तो रेस्पिरेशन में एनर्जी का निर्माण होता है, रेस्पिरेशन कोशिका के अंदर होता है। जबकि ब्रीदिंग में किसी भी प्रकार की एनर्जी का निर्माण नहीं होता और ब्रीदिंग कोशिका के बाहर होता है। दूसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, स्तनधारी किससे सांस लेते हैं? तो बताइएगा दोस्तों, फेफड़े से, या श्वास नाल से, या त्वचा से, या फिर नाक से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो स्तनधारी होते हैं ये फेफड़े से सांस लेते हैं।
कहाँ से लेते हैं दोस्तों? फेफड़े से। स्तनधारी फेफड़े से सांस लेते हैं। और अगर बात करें दोस्तों श्वास नाल यानी ट्रैकिया से, तो जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं ये ट्रैकिया से यानी श्वास नाल से सांस लेते हैं। और अगर बात करें दोस्तों त्वचा से, तो जो मेढक होता है ये जब निष्क्रिय अवस्था में आ जाता है तो मेढक त्वचा से सांस लेने लगता है। तो देखिएगा दोस्तों तीसरा प्रश्न है जलीय जीव किससे सांस लेता है? तो जो जलीय जीव होता है बताइएगा दोस्तों, फेफड़े से, श्वास नाल से, त्वचा से या फिर गलफड़े से। तो जो भी जलीय जीव होते हैं दोस्तों जैसे कि मछली, तो ये सब गलफड़े से यानी गिल्स से सांस लेते हैं। तो जो भी जलीय जीव होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? तो आप बताओगे गलफड़े से। फेफड़े से कौन सांस लेता है दोस्तों? तो आप बताओगे जो भी स्तनधारी होते हैं वो फेफड़े से सांस लेते हैं। और ट्रैकिया से यानी श्वास नाल से कौन लेता है? तो बताएंगे कीड़े मकोड़े। त्वचा से कौन लेता है? तो आप बताओगे वृद्धावस्था में जो मेढक होता है त्वचा से सांस लेता है। तीसरे प्रश्न के बाद देखते हैं दोस्तों चौथा प्रश्न है मेढक किससे सांस लेता है? तो बताइएगा दोस्तों फेफड़े से या फिर गिल्स से या फिर त्वचा से या फिर सभी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी से। मेढक सभी से सांस लेता है। कैसे दोस्तों? जब ये बच्चा होता है यानी टेडपोल के रूप में होता है तब ये गिल्स यानी कि गलफड़े से सांस लेता है। जब मेढक छोटा होता है, बच्चा होता है, टेडपोल होता है तो ये गिल्स यानी गलफड़े से सांस लेता है। और जब मेढक बड़ा हो जाता है तब ये फेफड़े से सांस लेने लगता है। और बुढ़ापे में जब निष्क्रिय अवस्था में हो जाता है तब ये त्वचा से सांस लेने लगता है। तो मेढक जो है तीनों से सांस लेता है, गिल्स से भी, त्वचा से भी और फेफड़े से भी। तो चलिए दोस्तों पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है दोस्तों, पांचवा प्रश्न है कि कीड़े मकोड़े किससे सांस लेते हैं? तो बताइएगा दोस्तों फेफड़े से, श्वास नाल से, त्वचा से या फिर नाक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वास नाल से यानी ट्रैकिया से। जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये ट्रैकिया से सांस लेते हैं। फेफड़े से स्तनधारी लेते हैं, त्वचा से निष्क्रिय रूप में मेढक लेता है। और छठवां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, सांस अंदर लेते समय कितने प्रतिशत नाइट्रोजन हम लोग सांस अंदर लेते हैं? जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो नाइट्रोजन कितने परसेंट लेते हैं यही पूछा गया है। तो बताइएगा दोस्तों 46%, 76%, 78% या फिर 21%। तो जब हम लोग सांस को अंदर लेते हैं तो पूरा 78% नाइट्रोजन को अंदर लेते हैं। देखिएगा कैसे दोस्तों, तो जब हम लोग ब्रीदिंग की प्रक्रिया पूरी करते हैं तो इसमें दो प्रक्रियाएं होती हैं ब्रीदिंग में। एक होता है इनहेलेशन यानी जब सांस को अंदर लेंगे, इनहेलेशन सांस को अंदर लेना। और एक होता है एक्सहेलेशन, एक होता है इनहेलेशन, एक होता है एक्सहेलेशन। यानी एक होता है सांस को अंदर लेना, एक होता है सांस को बाहर छोड़ना। तो एक होता है इनहेलेशन, एक होता है एक्सहेलेशन। तो इनका मतलब अंदर लेना, तो इसमें जो नाइट्रोजन आप अंदर लेते हो, नाइट्रोजन ये होता है 78%। सांस अंदर लेते समय नाइट्रोजन 78% अंदर लेते हैं क्योंकि हमारे वायुमंडल में पूरा 78% नाइट्रोजन है। और जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन 21% लेते हैं। कितना लेते हैं दोस्तों? 21%। कितना दोस्तों? 21%। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। और जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं दोस्तों, ये लेते हैं 0.03%। कितना दोस्तों? 0.03%। तो सांस को अंदर लेते समय नाइट्रोजन गैस 78%, ऑक्सीजन गैस 21% तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% अंदर लेते हैं। ये अंदर लेने की बात हो गई दोस्तों इनहेलेशन की। और जो एक्सहेलेशन होता है इसमें नाइट्रोजन 78% बाहर निकालते हैं, 78% निकालते हैं बाहर नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन 17% बाहर निकालते हैं, 17% बाहर निकालते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड 4% बाहर निकालते हैं। ये हो गया एक्सहेलेशन में। अंदर लेते समय नाइट्रोजन 78% लेकिन बाहर निकालते समय नाइट्रोजन 78%। सांस अंदर लेते समय ऑक्सीजन 21% तथा बाहर निकालते समय 17%। और सांस अंदर लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और बाहर निकालते समय 4%। तो नाइट्रोजन जितना अंदर लेते हैं उतना ही बाहर निकालते हैं। 78 अंदर लेंगे, 78 बाहर निकालते हैं। लेकिन ऑक्सीजन को हम 21% अंदर लेते हैं, 17% बाहर निकालते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग 0.03% अंदर लेते हैं और 4% बाहर निकालते हैं। तो यही हमारा प्रश्न था दोस्तों। देखिएगा था प्रश्न हमारा
कि सांस अंदर लेते समय कितने प्रतिशत नाइट्रोजन अंदर लेते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 78%। चाहे अंदर लेते समय पूछे चाहे बाहर छोड़ते समय पूछे, दोनों का आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन 78%। और 7वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, सांस लेते समय ऑक्सीजन कितने प्रतिशत अंदर लेते हैं। तो जब सांस हम लोग लेते हैं तो बताइएगा दोस्तों 46%, 76%, 78% और 21%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 21% ऑक्सीजन सांस लेते समय हम लोग अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन कितना लेते हैं? 21% अंदर लेते समय। और नाइट्रोजन अगर पूछेगा तो 78%। तो ऑक्सीजन पूछा है तो अंदर लेते हैं हम लोग 21%। 8वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत अंदर लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों 46%, 0.03%, 78% या फिर 21%। तो जब हम लोग सांस को अंदर लेते हैं तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन कितना लेते हैं दोस्तों? तो ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन कितना लेते हैं? 78%। और सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना लेते हैं? 0.03%। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा 9वां प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया यानी रेस्पिरेशन प्रक्रिया कहाँ होती है। तो श्वसन प्रक्रिया अगर पूछे दोस्तों, रेस्पिरेशन पूछिए अगर, तो आप बताओगे रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कोशिका के अंदर होती है। जो ब्रीदिंग की प्रक्रिया होती है वो कोशिका के बाहर होती है, लेकिन रेस्पिरेशन की प्रक्रिया जो होती है कोशिका के अंदर होती है। और रेस्पिरेशन में एनर्जी का निर्माण होता है, जबकि ब्रीदिंग में किसी भी एनर्जी का निर्माण नहीं होता। तो यहाँ रेस्पिरेशन पूछा गया है दोस्तों, तो आप बताओगे कोशिका के अंदर। अगर ब्रीदिंग पूछेगा तो आप बताओगे कोशिका के बाहर। 10वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ऑक्सीश्वसन कहाँ पर होता है। तो श्वसन जो होता है, रेस्पिरेशन जो होता है, दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सी एक अनऑक्सी। तो जो ऑक्सी श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कहाँ होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 11वां प्रश्न, अनाक्सी श्वसन कहाँ पर होता है। तो अगर अनाक्सी श्वसन की बात करें दोस्तों, तो ये कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? कोशिका द्रव्य में। इसको सही कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ होगा कोशिका द्रव्य। जो अनाक्सी श्वसन होता है ये कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव्य। ऑक्सी पूछेगा दोस्तों, ऑक्सी पूछेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में, और अनॉक्सी पूछेगा तो कोशिका द्रव्य में। ऑक्सी श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में, अनॉक्सी श्वसन कोशिका द्रव्य में। 12वां प्रश्न, यहाँ भी कोशिका द्रव्य होगा दोस्तों। कोशिका द्रव्य ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कितने एटीपी का निर्माण करता है। तो जो कोशिका द्रव्य होता है ये ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 4 एटीपी का निर्माण करता है। कितने एटीपी दोस्तों? 4 एटीपी। जो कोशिका द्रव्य होता है ये ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 4 एटीपी का निर्माण करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया क्या है। तो जब कोशिका द्रव्य जो है ग्लूकोज को तोड़ता है तो यही ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। तो यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। कोशिका द्रव्य ग्लूकोज को तोड़ने का काम करती है, यही ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 14वां प्रश्न, सोते समय श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बताइएगा दोस्तों, घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सोते समय श्वसन दर घट जाती है। सोते समय श्वसन दर घट जाती है। 15वां प्रश्न, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया से किसका निर्माण होता है। तो ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। इससे जो है पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया से पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया है क्या? ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। इससे पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है। 16वां प्रश्न, जीव द्रव्य नहीं दोस्तों, कोशिका द्रव्य होगा। कोशिका द्रव्य कितने पाइरुविक अम्ल का निर्माण करता है। तो जब कोशिका द्रव्य जो होता है ये ग्लूकोज को तोड़कर 2 पाइरुविक अम्ल का निर्माण करता है।
जो कोशिका द्रव्य होता है ये ग्लूकोज को तोड़कर यानी ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा 2 पाइरुविक अम्ल का निर्माण करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है, एक पाइरुविक अम्ल में कितने एटीपी होते हैं? तो जो कोशिका द्रव्य है ये ग्लूकोज को तोड़कर 2 पाइरुविक अम्ल का निर्माण करता है और प्रत्येक पाइरुविक अम्ल में 18 एटीपी उपस्थित होते हैं। यानी 2 पाइरुविक अम्ल में 18 18 36, प्रत्येक पाइरुविक अम्ल में 18 एटीपी उपस्थित होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 18वां प्रश्न, ऊर्जा यानी एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो आप बताएंगे दोस्तों कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण या फिर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। 19वां प्रश्न, शरीर का पावर हाउस यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। कोशिका का पावर हाउस या शरीर का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, क्योंकि ऊर्जा का निर्माण एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए इसे पावर हाउस के नाम से जानते हैं। 20वां प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा बनाने के लिए कितने एटीपी की आवश्यकता होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसे कुल मिलाकर 38 एटीपी की आवश्यकता होती है ऊर्जा बनाने के लिए। जब 38 एटीपी इसको प्राप्त हो जाते हैं तो ये ऊर्जा का निर्माण करने लगता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 38 एटीपी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 21वां प्रश्न है दोस्तों, सांस छोड़ते समय ऑक्सीजन कितने % छोड़ते हैं? तो अभी हमने पीछे ही देखा दोस्तों, लेते समय ऑक्सीजन 21% लेते हैं, लेकिन सांस को छोड़ते समय ऑक्सीजन 17% छोड़ते हैं। कितना छोड़ते हैं दोस्तों? तो सांस छोड़ते समय ऑक्सीजन 17% छोड़ते हैं, लेते समय 21% लेकिन छोड़ते समय 17%। 22वां प्रश्न, सांस छोड़ते समय CO2 कितना प्रतिशत छोड़ते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4%। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, बाहर छोड़ते हैं तो CO2 4% छोड़ते हैं, लेकिन अंदर सांस लेते समय 0.03%, छोड़ते समय 4%। 23वां प्रश्न, श्वसन में हवा को फिल्टर कौन करता है? तो जब हम लोग सांस को अंदर खींचते हैं तो जो हमारा नासा कपाट है ये हवा को फिल्टर कर देता है, अर्थात धूल कणों को रोक देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नासा कपाट। ये हवा में उपस्थित धूल कण को रोकता है यानी फिल्टर करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 24वां प्रश्न है दोस्तों, श्वसन में हवा के ताप को कौन नियंत्रित करता है? जैसे हम श्वास को अंदर लेते हैं तो इसके टेम्परेचर को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रसनी। ग्रसनी यानी फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है हवा के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रसनी। श्वसन में हवा के ताप को ग्रसनी नियंत्रित करती है। 25वां प्रश्न, फेफड़े के किस भाग में हवा एकत्रित होती है? तो जब हम लोग सांस को अंदर खींचते हैं तो ये जाकर ऑक्सीजन जो है एल्वियोली में स्टोर हो जाता है। जो 7वां भाग था एल्वियोली, उसी में आपका ऑक्सीजन या फिर हवा स्टोर हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा एल्वियोली। फेफड़े के किस भाग में हवा एकत्रित होती है? तो आप बताओगे एल्वियोली। 26वां प्रश्न, फेफड़े के किस भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है? तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो गैस यानी हवा यानी ऑक्सीजन जाके एल्वियोली में स्टोर हो जाती है। अब एल्वियोली से ऑक्सीजन को ब्लड ले जाके कोशिका तक पहुंचाता है, यानी कि जो ब्लड होगा ये कोशिकाओं से CO2 ले आके एल्वियोली को देगा और एल्वियोली से ऑक्सीजन को लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाएगा। यानी गैसों का आदान प्रदान, CO2 और O2 का आदान प्रदान एल्वियोली में होता है। जो रक्त होगा, ब्लड होगा, ये CO2 को एल्वियोली के पास पहुंचाएगा और एल्वियोली से ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्वियोली से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 27वां प्रश्न है। 27वां प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा, एल्वियोली से कोशिका तक ऑक्सीजन कौन ले जाता है? तो एल्वियोली से कोशिका तक ऑक्सीजन ले जाने का काम रक्त का होता है दोस्तों। रक्त में अगर बात करें तो आरबीसी का होता है, और आरबीसी के अंदर बात करें दोस्तों तो हीमोग्लोबिन का। तो आप कह सकते हो कि एल्वियोली से ऑक्सीजन को कोशिका तक हीमोग्लोबिन पहुंचाता है, या फिर आरबीसी पहुंचाता है, या फिर रक्त पहुंचाता है। आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन।
तो कुछ भी पूछा जाए दोस्तों कि एल्वियोली से ऑक्सीजन कोशिका तक कौन ले जाता है, तो आप बताओ कि रक्त के अंदर अगर जाएंगे तो आरबीसी, आरबीसी के अंदर जाएंगे तो हीमोग्लोबिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। 28वां प्रश्न, कोशिका से CO2 फेफड़े तक कौन लेकर आता है? तो कोशिकाओं से CO2 को फेफड़ों तक यानी एल्वियोली तक जो लेके आता है वो है रक्त। रक्त के अंदर अगर बात करें दोस्तों तो आरबीसी, आरबीसी के अंदर बात करें दोस्तों तो हीमोग्लोबिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी। कोशिकाओं से CO2 को एल्वियोली तक आरबीसी लेकर आता है। इसी के स्थान पर हीमोग्लोबिन होता तो वही आंसर हो जाता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी। 29वां प्रश्न, हीमोग्लोबिन किसके प्रति अधिक संवेदनशील होता है? तो जो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होता है, यानी इसे अट्रैक्ट ज़्यादा करता है। किसको दोस्तों? CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 30वां प्रश्न है दोस्तों, वयस्क मनुष्य में प्रति मिनट श्वसन दर कितनी होती है? तो कोई वयस्क मनुष्य होगा तो उसमें श्वसन दर जो होती है 16 से 18 बार होती है। कितनी होती है दोस्तों? 16 से 18 बार। 31वां प्रश्न, नवजात शिशु में प्रति मिनट श्वसन दर कितनी होती है? तो नवजात शिशु में श्वसन दर जो होती है 24 से 40 बार होती है। प्रति मिनट 24 से 40 बार। वयस्क में 16 से 18 बार और नवजात शिशु में 24 से 40 बार। अगर वृद्ध होंगे तो वृद्ध में ये होता है, श्वसन दर जो होता है दोस्तों 15 से 16 बार होता है प्रति मिनट। वृद्ध में 15 से 16 बार, लड़कों में 24 से 40 बार, वयस्क में 16 से 18 बार प्रति मिनट। 32वां प्रश्न, ऊंचाई पर जाने पर श्वसन दर में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है, जिससे हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है। ऊंचाई पर जाने पर श्वसन दर बढ़ जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 33वां प्रश्न है दोस्तों, गोताखोर समुद्र की गहराई में क्या ले जाते हैं? बताइएगा दोस्तों। ऑक्सीजन और हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, समुद्र की गहराई में जाने पर गोताखोर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण ले जाते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण। 34वां प्रश्न, वेंटिलेटर पर रखे गए आदमी को क्या दिया जाता है? यानी जो वेंटिलेटर पर होते हैं उनको ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाकर दिया जाता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हीलियम, या फिर केवल ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन और हीलियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑक्सीजन और हीलियम, या फिर ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम। 35वां प्रश्न, साधारण सांस लेने में टाइडल वॉल्यूम हवा की मात्रा कितनी होती है? तो टाइडल वॉल्यूम की बात करें दोस्तों, जो साधारण सांस हम लोग लेते हैं तो 500 ml हवा हमारे फेफड़े में प्रवेश करती है। यानी टाइडल वॉल्यूम की मात्रा होती है 500 ml। साधारण सांस लेने में 500 ml हवा हमारे फेफड़े में प्रवेश करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 36वां प्रश्न है, टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है? तो जो टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है ये इसके टाइडल वॉल्यूम के 12 गुनी होती है, 12 गुनी। यानी 12 इंटू में 500 ml तो कितना हो जाएगा दोस्तों? लगभग 6 लीटर। कितना हो जाएगा? लगभग 6 लीटर। टोटल लंग्स कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम की 12 गुनी होती है, यानी लगभग 6 लीटर। 37वां प्रश्न, निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। निमोनिया से ग्रसित व्यक्ति के फेफड़े प्रभावित होते हैं। 38वां प्रश्न, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाएंगे तो आरबीसी की संख्या बढ़ती जाती है। क्या होता है दोस्तों? आरबीसी की संख्या बढ़ती जाती है। तो ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।